प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होती है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है, तो हम किस तरह डिफाइन करते हैं, सच इवेंट्स प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल, ठीक है। और अगर आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर आपके पास n हो सैंपल स्पेस में, तो फिर किसी भी इक्वली लाइकली इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम किस तरह निकालते हैं, 1 को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम्पल हम कर रहे थे कि अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, थ्रोइंग 2 डाइस, तो इससे जो सैंपल स्पेस आपको मिलती है, तो उसमें आउटकम्स हम किस तरीके से लिखते हैं कि हम ऑर्डर्ड पेयर में बताते हैं कि पहले डाई के ऊपर क्या अपेयर होगा, फिर उसके बाद कॉमा करके दूसरे डाई पे क्या अपेयर होगा, तो 1 1 1 2 से लेके 1 6 तक, और इसी तरह फिर 2 1 2 2 और फिर आखिर में 6 1 से लेके 6 6 तक। तो ये टोटल कितने आउटकम्स हैं आपके पास, जो नंबर ऑफ आउटकम्स इन एस है आपके पास, एन एस या कैपिटल एन भी आप इसको कह सकते हैं, ये है आपके पास 36। तो 36 आउटकम है, और कोई भी आउटकम अगर तमाम आउटकम्स जो है वो इक्वली लाइकली हो, तो किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/36, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए आपके पास जो सिंपल मेथड है। लेकिन अगर आउटकम्स अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, तो इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम नोट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इवेंट है, कोई भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, उससे जो सैंपल स्पेस जनरेट होती है, तो सैंपल स्पेस के अगर हम तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो हमेशा हमें 1 हासिल होगा। जैसे अगर आप एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, हेड और टेल इक्वली लाइकली है, हर एक की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, तो उसको ऐड कर लेंगे, हाफ प्लस हाफ, तो आपको 1 मिलेगा। तो जो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी सैंपल स्पेस की, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये पहला रिजल्ट है, ये पहले इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो है एक बात है जो हमें याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1। तो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सैंपल स्पेस का तो कोई ना कोई आउटकम लास्ट में अपियर होगा, यानी सैंपल स्पेस तो लास्ट वन जो है वो हैपन होगी। तो ये हमें श्योर है, ये हमें गारंटी है कि सैंपल स्पेस मस्ट हैपन, तो इसलिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। तो जो श्योर इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। तो अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब है वो सर्टेन इवेंट है, वो श्योर इवेंट है। तो ये पहली चीज है आपके पास, पहली चीज तो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और इसका मतलब ये जो सैंपल स्पेस है एच सर जब इक्वली लाइकली होंगे तब जो है वो सैंपल स्पेस 1 होगी ना? नहीं, सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली होंगे। अब सैंपल स्पेस के आउटकम्स भले से इक्वली लाइकली हो या ना हो, सैंपल स्पेस तो लाजमन हैपन होगी ना, ठीक है ना। तो इसलिए जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर जितने भी आउटकम्स हो, चाहे वो इक्वली लाइकली हो या इक्वली लाइकली ना हो, उन तमाम की प्रोबेबिलिटीज का सम जो होगा आपको हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, वो सर्टेन इवेंट होगा, वो श्योर इवेंट होगा। तो एस जो आपके पास जो सैंपल स्पेस है आपके पास, दैट इज ए श्योर इवेंट, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन और श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। 1 घंटे बाद, ठीक है। अच्छा, और अगर आपके पास फर्ज करें नल सेट है, नल सेट जो कि एम्प्टी होता है, जिसमें कोई भी आउटकम नहीं होता, उसको हम कहते हैं वो इम्पॉसिबल इवेंट है।
इम्पॉसिबल है इसलिए वो नल है, उसमें कोई आउटकम नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यही जो आपकी सैम्पल स्पेस है कि आप 2 डाई को थ्रो करते हैं, आप ये इवेंट जो है इस पर ये डिफाइन करते हैं। लेट्स से कि ए आप कहते हैं कि अगर आप 2 डाई को थ्रो करें तो जो सम हो आपके पास, सम आपके पास जो है वो 14 हो। सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग, 2 नंबर अपीयर हो रहे हैं, उनका जो सम हो आपके पास वो 14 हो। तो अब अगर आप 2 डाई थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम सम की वैल्यू क्या हो सकती है जब 6 और 6 अपीयर हो? मैक्सिमम सम की वैल्यू 12 हो 12। सकती है, 12 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो आपके पास इवेंट है ना, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, बिकॉज इट कैन नॉट हैपन। ए इज इम्पॉसिबल इवेंट, ए कैन नॉट हैपन। ऐसे इवेंट जो इम्पॉसिबल होते हैं वो नल होते हैं, उनमें कोई जो है आउटकम नहीं होता। तो ये जो है आपके पास इट इज इम्पॉसिबल, तो इसकी सर प्रोबेबिलिटी क्या वापस होगी? समझाएंगे ये वाला थर्ड पॉइंट? अगर आप 2 डाई को थ्रो करते हैं और आप ये मालूम करना चाहते हैं कि जो 2 नंबर अपेयर हो रहे हैं उनका सम 14 हो, तो अब अगर आप 2 डाई थ्रो करें तो ज्यादा से ज्यादा सम कितना हो सकता है? जब दोनों डाई के ऊपर 6 और 6 अपेयर होगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा सम कितना हो सकता है? 12 हो सकता है, 12 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इट कैन नॉट हैपन। तो सर जो इसकी इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी है 0 होगी ना फिर? इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट दैट इज 0, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब है वो श्योर इवेंट है, वो सर्टेन इवेंट है, इट मस्ट हैपन। ठीक है, तो जो श्योर इवेंट होते हैं दे मस्ट हैपन, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं दे कैन नॉट हैपन। तो ये दो आपके पास एक्सट्रीम्स हैं। तो आपके पास जो इम्पॉसिबल, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 तो इसका मतलब क्या, वो इम्पॉसिबल इवेंट है, या अगर वो इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास 0 है। तो ये आपके पास दो रिजल्ट हैं कि जो सैंपल स्पेस है इट मस्ट हैपन, तो इसका हैपन होना जो है वो सर्टेन है, श्योर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। और जो इम्पॉसिबल इवेंट है तो हमें पता है कि इट कैन नॉट हैपन, इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास दैट इज 0। ठीक है, तो जनरली आपके पास अगर कोई भी इवेंट होगा ई, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी बिटवीन 0 और 1। तो 0 तो उस वक्त होगी जब वो इम्पॉसिबल हो, और 1 उस वक्त होगी जब वो सर्टेन हो। जनरली उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो बिटवीन 0 और 1 होगी, इंक्लूडिंग 0 और 1। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक्स बातें मैं आपको जो है प्रोबेबिलिटीज के बारे में बता रहा हूँ। तो अब प्रोबेबिलिटी में आपके जो आउटकम्स आप जो सैंपल स्पेस जनरेट कर रहे हैं उसके आउटकम्स इक्वली लाइकली भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है इक्वली लाइकली ना हो। अगर वो इक्वली लाइकली हैं तो फिर उस सूरत में किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे? आप 1 से डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को। जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, 2 आउटकम है इक्वली लाइकली है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर आप एक डाई को थ्रो करते हैं, 6 आउटकम्स जनरेट होते हैं, अगर इक्वली लाइकली है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। ठीक है ना, अगर आप 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो उसमें एच 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 टी टी एच टी टी 4 आउटकम्स होंगे, अगर वो इक्वली लाइकली हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। ठीक है ना, अगर आप 2 डाइस को थ्रो करते हैं 36 आउटकम जनरेट होते हैं, तो अगर ये इक्वली लाइकली हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/36। अगर 10 आउटकम्स जनरेट हो इक्वली लाइकली तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/10। तो जनरली अगर आपके पास n टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है और वो इक्वली लाइकली है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/n। ठीक है ना, अच्छा अब आपके पास चाहे आउटकम्स इक्वली लाइकली हो या नहीं हो, सैंपल स्पेस तो हमेशा हैपन होता है। तो सैंपल स्पेस में तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 है, ये श्योर या सर्टेन इवेंट है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो वो सर्टेन इवेंट होगा, इट मस्ट हैपन। और जो इम्पॉसिबल इवेंट है इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, वो एम्प्टी सेट होगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी बिकॉज इट कैन नॉट हैपन। या अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो आपके पास जो है इम्पॉसिबल इवेंट है। तो जनरली हमारे पास कोई भी इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इट विल बिटवीन 0 और 1। 0 कब होगी? जब इम्पॉसिबल हो। 1 कब होगी? जब वो आपके पास श्योर हो। तो अगर जो इवेंट है वो ना ही इम्पॉसिबल है ना ही श्योर है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 और 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो सर हमारे पास अगर जैसे हेड्स और टेल्स होता तो उसमें क्या फिर इम्पॉसिबल इवेंट होता?
इम्पॉसिबल इवेंट ये होता कि जो आपके पास, आप एक कॉइन को टॉस करें और नंबर 5 अपियर हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, नंबर 5 अपियर नहीं। होना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। या तो हेड अपियर होगा या टेल अपियर होगा, या ऐसा होगा आप एक कॉइन को टॉस करें, 2 हेड अपियर हो, तो क्या एक कॉइन को टॉस करने पर 2 हेड अपियर हो सकते हैं? नहीं, एक ही हेड अपियर हो सकता है, तो 2 हेड अपियर नहीं हो सकते, वो इम्पॉसिबल होगा। तो जो सैंपल स्पेस है, जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम में हम जो सेट्स होते हैं उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से जो रिलेशन होते हैं उनको हम पिक्चर की मदद से दिखाते हैं। तो ये जो पिक्चर्स हम बनाते हैं इनको हम वेन डायग्राम्स कहते हैं। तो वेन डायग्राम्स में हम जो हमारा सैंपल स्पेस है उसको रेक्टेंगल से शो करते हैं, उसके अंदर जो भी इवेंट्स वगैरह होंगे ए बी वगैरह, तो उनको हम जो है सर्किल की मदद से शो करते हैं। और ये डायग्राम क्या शो करती है कि जो आपका इवेंट है दैट इज ए सबसेट ऑफ एस, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम जो 2 इवेंट्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 2 इवेंट्स में या तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे इवेंट्स होते हैं? विच कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, ठीक है। और ऐसे इवेंट विच कैन हैपन एट द सेम टाइम, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब आ जाए, अगर आपके पास इक्वली लाइकली का तो हमने केस देख लिया। अगर अनइक्वली लाइकली इवेंट्स हों, अनइक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या है? ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटीज, जिनके हैपन होने की प्रोबेबिलिटीज बराबर ना हो, जिनकी प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट हो, तो फिर वो अनइक्वली लाइकली इवेंट्स है। तो अनइक्वली लाइकली इवेंट्स में जो प्रोबेबिलिटीज होती है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स आर नॉट सेम, आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट, ठीक है ना। तो फिर अनइक्वली लाइकली इवेंट्स। अब जैसे एक एग्जांपल फर्ज करें कि ये आपके पास एग्जांपल है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक आपके पास अब फर्ज करेंगे आप जो है अ, मैं क्लास में मैं कुछ स्टूडेंट्स को चूज करता हूँ, स्टूडेंट ए बी और सी, ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं चूज कर रहा हूँ, ये मेरी सैंपल स्पेस है। तो अब जो स्टूडेंट ए है, इसकी चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है, लेट से वो मैंने फर्ज कर ली एक्स। अब ये आपको मैं गिवन है कि जो स्टूडेंट बी है उसके चूज होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए, यानी ट्वाइस ऑफ पी ए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज इक्वल नहीं है। अगर स्टूडेंट्स ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी एक्स हो और स्टूडेंट्स बी की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि वो ट्वाइस ऑफ पी ए है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? 2x। और फिर आपको ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट सी को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये 3 टाइम्स पी ए है, तो ये आपके पास जो है 3x है। तो हमने कैलकुलेट करना है कि हर स्टूडेंट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सर तमाम ऐड करके प्रोबेबिलिटीज 1 से का, इक्वेट कर देंगे। तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम आपके पास क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। यानी सैंपल स्पेस में 3 आउटकम है, तो उन तीनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का सम जो होगा आपके पास वो 1 होगा। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सी, दैट इज इक्वल टू 1। तो अब इनकी वैल्यूज रख दें, इसको हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को x सपोज किया, ये हमने फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन था, ये 2x है आपके पास, तो इसकी जगह 2x है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो 3x है। तो ये आपके पास x में इक्वेशन आ जाएगी, इसको सॉल्व करके आप x निकाल लें, तो ये आपके पास 6x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से जो x है आपके पास, वो आपके पास क्या हो गया? 1/6, ठीक है ना। तो ये x सर क्या? ऐड क्यों किया आपने? सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है? ए बी सी, तो इन तीनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस किस तरह मालूम करेंगे? जो भी सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स होंगे, सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स हैं आपके पास, आप उन सब की प्रोबेबिलिटीज मालूम करेंगे, उन तमाम की प्रोबेबिलिटीज, और उनका आप सम कर लेंगे, समेशन। तो समेशन ऑफ probabilities of all outcomes in a sample space that is equal to the probability of sample space, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी इस तरह निकालते हैं। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, उसमें जितने भी आउटकम्स होते हैं उन तमाम की प्रोबेबिलिटीज का सम होती है, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, क्योंकि ये श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी इट मस्ट हैपन।
प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो अब सैंपल स्पेस में 3 आउटकम्स थे एबीसी, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम ले लिया, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज हमने यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूट करी, तो यहाँ से x मुझे मिल गया 1/6। तो अब मैं तमाम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी आपके पास, बिकॉज ये दैट इज इक्वल टू x है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए दैट इज 1/6। इक्वल टू 1/6, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बी आपके पास ये क्योंकि 2x है, 2/3 नहीं सर, 1/3। 2x है तो ये x की वैल्यू आप रख देंगे दैट इज 1/6, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बी दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सी जो है आपके पास वो आपके पास क्या थी, वो 3x थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग तो 1/2। तो x आप रख दे 1/6, तो ये सर तो 1/6। ये जब करेंगे जब हमें मतलब वेरिएबल्स में दिया हुआ और जो है मतलब खुद जब आपके प्रोबेबिलिटी इवेंट जब आपके इवेंट्स जो है वो इक्वली लाइकली ना हो, तो फिर आप उनके प्रोबेबिलिटीज को अननोन x में रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल x में रिप्रेजेंट करके आप इस तरीके से सॉल्व करके उन्हें फाइंड आउट करेंगे। सर अगर इसमें तो इक्वली इक्वली लाइकली है, लाइकली हो सकता है ना, जैसे आप स्टूडेंट्स को चूज कर रहे हैं तो एक ही यही है कि 1/3 हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, और तीनों हाँ, की फिर इसी तरह होगी। अगर ये इक्वली लाइकली होते हैं ना, तो सिंपली हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर इक्वली लाइकली है तो किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 से डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को, ठीक है। लेकिन सर अगर तो मतलब इक्वली आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये अनइक्वली लाइकली है। ये आपको गिवन है, एज्यूम नहीं कर रहे, ये आपको गिवन है, ये आपको बताया जाएगा कि ये इक्वली लाइकली है या नहीं है। जैसे आपको बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बी इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि दे आर अनइक्वली लाइकली, इक्वल नहीं है। और इसका अच्छा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये आपको गिवन होगा। सर लेकिन ये चीज अगर कॉइन और आएगा तो हमें खुद ही मतलब हमें अज्यूम कर लेना होगा ना कि ये तो इक्वली लाइकली इवेंट है, अगर कॉइन और ऐसी चीजों की बात अगर हो रही देखें, है। अगर बाय डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ बताया नहीं जा रहा कि तो वो जो आपके जो इवेंट्स होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे। हाँ, अगर इक्वली लाइकली नहीं होंगे तो फिर आपको बताया जाएगा कि जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी इसका इतने टाइम से ट्वाइस है, 3 टाइम्स है या हाफ है। अगर इस तरह बताया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो अनइक्वली लाइकली इवेंट्स है। लेकिन अगर जनरली जो हमारे पास इवेंट्स होते हैं, जनरली बाय डिफॉल्ट वो इक्वली लाइकली होते हैं। रैंडम इवेंट्स होते हैं तो वो इक्वली लाइकली है। अगर आपसे ये कह दिया जाए इवेंट्स आर रैंडम, तो आप समझ जाएंगे कि दे आर इक्वली लाइकली, ठीक है। तो समझ गया कि अगर इस तरह की सिचुएशन अनइक्वली लाइकली है तो फिर आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चाहे इवेंट्स इक्वली लाइकली हो अनइक्वली लाइकली हो, ये याद रखें कि जो आपके पास जो भी आपकी सैंपल स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह निकालते हैं, उसके अंदर जितने भी आउटकम्स होते हैं उन तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का हम सम ले लेते हैं। तो जितने भी आपके पास सैंपल स्पेस में आउटकम्स होंगे उन तमाम आउटकम की प्रोबेबिलिटीज का अगर आप सम ले लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है ना। तो ये जो है आपके पास वो रूल्स ऑफ प्रॉपर्टीज आपके पास हैं, आ गई हैं, अभी आपको याद रखनी है। जैसे ये आपको कुछ ऊपर मैंने आपको बताई कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, नल जो इम्पॉसिबल इवेंट है, नल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जनरली किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1 होगी। जो श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटीज बराबर हो। तो किसी भी इक्वली लाइकली इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालते हैं, उसका फॉर्मूला ये है कि आप 1 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। अगर अनइक्वली लाइकली आउटकम से तो वो बताया जाएगा, तो उसको इस तरह आप अलजबरा की मदद से सॉल्व करके इन टर्म्स ऑफ एक्स आप उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात या कोई प्रॉब्लम है इसमें? जी सर आप एक पॉइंट की एग्जांपल देके बता दें अनइक्वली लाइकली वाला। अनइक्वली लाइकली वाले जैसे फर्ज करें कि आपसे ये कहा जाता है कि एक कॉइन है आपके पास, वो फेयर नहीं है। फेयर ना होने का मतलब क्या होगा कि आपके पास हेड और टेल अपीयर होने के चांसेस जो हैं वो आपके पास बराबर नहीं है। तो कॉइन इज नॉट फेयर। जैसे आपके पास कोई कॉइन है, उसके एक साइड पर आप जो है च्युइंगम चिपका देते हैं तो वहां पर वेट ज्यादा हो जाएगा। अब आप उसको टॉस करेंगे ना, तो अब हेड और टेल अपीयर होने के चांसेस बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। अब आपका जो कॉइन है वो फेयर नहीं होगा,
जो प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स दैट इज नॉट इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है। और फिर आपको फर्ज करें ये कहा जा रहा है कि जो हेड अपीयर होने के जो चांसेस है दैट इज ट्वाइस द चांसेस दैट टेल अपीयर, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हेड और टेल की प्रोबेबिलिटीज आप किस तरह निकालेंगे। आप फर्ज कर लेंगे कि जो हेड अपीयर जो टेल अपीयर है उस होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास जो है वो x है, इसको आप x ले लें। तो फिर हेड अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि इसका ट्वाइस है ना, तो हेड अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो अब आपके पास जो सैंपल स्पेस है उसमें दो ही आउटकम है, या तो हेड अपीयर होगा या टेल अपीयर होगा। तो इन दोनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा आपके पास 1 होगा, ठीक है। तो यानी जो भी सैंपल स्पेस है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह निकालते हैं, उसमें जो भी आउटकम्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर लेते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो हेड अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 2x है, टेल की आपके पास x है, तो ये आपके पास 1। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपके पास 1/3 आ जाएगा। तो फिर हेड होने की हेड अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी और टेल अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। तो क्योंकि टेल अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास x के बराबर है तो ये 1/3 है। तो 1/3 चांस है कि इस लोडेड कॉइन में, ये जो फेयर कॉइन नहीं है इसको लोडेड कॉइन कहते हैं, तो टेल अपीयर होने के चांसेस 1/3 और हेड अपीयर होने के चांसेस क्योंकि 2x थे तो वो 2/3 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कि आपकी जो अनइक्वल प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जैसे कोई भी इवेंट है उसके ऑड्स हम बताते हैं। ऑड ऑफ एन इवेंट, तो जैसे आप फर्ज करें आपके पास कोई इवेंट है ई, ठीक है ना, और ये आपकी जो सैंपल स्पेस है एस, ये इसका सबसेट है। तो आपके पास जो एन है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, ठीक है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं आपके पास दैट इज, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस एन एच। अच्छा, और जो आपका इवेंट ई है इसके अंदर जो आउटकम है इसको हम स्मॉल एम ले लेते हैं। तो ये नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ई है आपके पास, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ई, ठीक है। और सर एक मिनट, आपने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकाली है वो 2/3 कैसे है मुझे बता देंगे प्लीज। 2/3 क्योंकि 2x था नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, दैट इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 1/3, तो ये कितनी आ गई आपके पास 2/3, ठीक है। थैंक यू अच्छा, सर। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई है आपके पास या नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ई है उसको हमने स्मॉल m ले लिया है। तो जो n माइनस m है ये आपके वो आउटकम्स हैं जो इवेंट ई में नहीं है, तो दैट इज द नंबर ऑफ आउटकम्स आउटसाइड इवेंट ई, नंबर ऑफ आउटकम्स आउटसाइड इवेंट ई, ठीक है ना। तो जैसे अगर आप इसको वैन डायग्राम से दिखाते हैं, ये आपके पास S है, तो S में टोटल n आउटकम है और E में आपके पास ये जो इवेंट है E में आपके पास m आउटकम है। तो M से जो E से जो बाहर पार्ट है यानी ये वाला जो पार्ट है, ये जो ब्लू वाला है, इसके अंदर कितने आउटकम्स होंगे n माइनस m, ये आउटसाइड E है, ठीक है। तो m को हम कहते हैं ये फेवरेबल आउटकम्स है, ये E को फेवर करते हैं, और ये जो n माइनस m है ये अनफेवरेबल आउटकम्स है, ये E को अनफेवर करते हैं। तो जो ऑड इन फेवर ऑफ E है, ऑड इन फेवर ऑफ E है, तो ये दैट इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज m टू द अनफेवरेबल आउटकम्स है, तो ये m रेशियो n माइनस m है। तो अगर हम ऑड निकालना चाहते हैं इन फेवर ऑफ ई, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है यानी जो नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई है, इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स यानी n माइनस m से,
ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कह रहा है कि ऑड इन फेवर ऑफ ई जो है आपके पास वो 4 3 है। क्या मतलब है इसका? ये जो ऑड आपको दिया हुआ है इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आपके पास 4 हैं, जो अनफेवरेबल आउटकम्स है वो आपके पास 3 हैं। तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने होंगे? 4 + 3 7। तो इस ऑड से जो हम ई की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ई की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स है यानी M4, इसको डिवाइड कर देंगे 4 और 3 के सम से, यानी 4 + 3, क्योंकि ये जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो इसका मतलब है ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 4/7 होगी। ठीक है। तो अगर आपको ऑड इन फेवर गिवन है तो उससे आप प्रोबेबिलिटी किस तरह लिख सकते हैं? उससे प्रोबेबिलिटी अगर ये आपको गिवन है अगर फर्ज करें कि ऑड इन फेवर ऑफ ई आपको गिवन है, दैट इज लेट्स से ये आपके पास है A/B, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के लिए हम ए जो फेवरेबल आउटकम्स हैं इसको डिवाइड कर देंगे ए और बी के सम से, तो ये होगा A/A+B। ठीक है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे ऑड इन फेवर ऑफ ई आपको गिवन थे 4 2 3। इसका मतलब है कि अगर 7 टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट 7 टाइम्स जो है आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि 4 टाइम्स जो है वो इवेंट ई हैपन होगा। तो इसका मतलब है कि 4 टाइम्स इवेंट ई हैपन होगा, तो 3 टाइम्स इवेंट ई हैपन नहीं होगा। तो जो ऑड इन फेवर ऑफ ई है उसमें जो फेवरेबल आउटकम से 4 उसको आप डिवाइड करते हैं, जो अनफेवरेबल आउटकम से दैट इज 3। ठीक है। तो ये जो 4 और 3 सर का तो स्टार आपने ऊपर तो माइनस किया हुआ है n-m, ऊपर तो आपने माइनस। n-m आपके पास क्या है? जो आपके पास वो आउटकम्स हैं जो विच आर आउटसाइड, नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर आउटसाइड ई, जो के नॉन फेवरेबल टू ई हैं। ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें कि आप जो है 2 कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हैं तो आपके ये आउटकम्स अपेयर होते हैं HH, HT, TH और TT। ठीक है ना। अब इसके ऊपर मैं एक इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट करें इवेंट ये है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि एटलीस्ट 1 टेल अपियर, एटलीस्ट 1 टेल अपियर। एटलीस्ट 1 टेल अपियर का होने का क्या मतलब है कि या तो एक टेल अपियर हो या एक से ज्यादा टेल अपियर हो, कम से कम एक टेल अपियर हो। तो अब ई के अंदर कौन कौन से इवेंट होंगे? एच इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी टेल नहीं है। इसमें HT होगा क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 टेल है, या TH होगा इसमें एटलीस्ट 1 टेल है, और या TT होगा इसमें भी एटलीस्ट 1 टेल है। तो ये आपके पास जो है ई के इवेंट्स है। तो यहाँ पे n कितना है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स NS, ये आपके पास कितना है? डेट इज 4। और M कितना आपके पास? M का मतलब है नंबर ऑफ आउटकम्स इन योर इवेंट E, तो ये आपके पास है 3। तो n-m कितना होगा आपके पास? सिर्फ एक इवेंट बाहर है ना, जो n-m आपके पास कितना है? दैट इज 1। 4 - 3 1। तो अगर यानी अगर HH होता, HH हैपन होता है तो फिर E हैपन नहीं होगा, ये नॉन फेवरेबल टू E है। लेकिन अगर इन इवेंट में से कोई भी इवेंट हैपन हो, HT हो या TH हो या TT हो, तो फिर इवेंट E हैपन होगा। तो जो ऑड इन फेवर ऑफ E है वो क्या होंगे? ऑड इन फेवर ऑफ E अगर हम लिखें, क्या लिखेंगे? ऑड इन फेवर ऑफ E। ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू क्या इसका फॉर्मूला? M डिवाइडेड बाय n-m, यानी ये है 3 to 1। ठीक है। ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह 3 to 1। 3 to 1 का मतलब है कि आउट ऑफ 4 इवेंट्स 3 टाइम्स इवेंट ई हैपन होगा और 1 टाइम्स इवेंट ई हैपन नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो सैंपल स्पेस के 4 इवेंट्स हैं, अगर ये चारों इवेंट्स अगर अपियर होते हैं तो इसमें 3 टाइम्स जो है
वो इवेंट ई अपीयर हो रहा है, 1 टाइम्स इवेंट ई अपीयर नहीं हो रहा, तो इसके जो ऑड है इन फेवर ऑफ ई वो 3 to 1 है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी अगर आप लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी आप किस तरह लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी आप किस तरह लिखेंगे, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1, यानी ये 3 और 3 को डिवाइड कर देंगे इनके सम से, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास वो 3/4 होगी, यानी आउट ऑफ 4 टाइम्स जो चांस है कि इवेंट ई अपीयर हो, आउट ऑफ 4 टाइम्स वो 3 है, 3 टाइम्स जो है वो चांसेस है कि इवेंट ई अपीयर सर इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर मतलब ये सब क्या करने की जरूरत है, हम लोग सिर्फ 1 में से अगर एच की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो वैसे ही 0.75 आंसर आ जाए। उस तरह भी निकाल सकते हैं। तो वो डिफरेंट, आपके पास डिफरेंट तरीके होते हैं ना एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, एक जगह पर जाने के एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। तो बात ये होता है कि एक अप्रोच जो होती है वो आपको ज्यादा इंसाइट देती है, ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो एक अप्रोच ये है आपके पास ऑड वाली, ठीक है, और एक आप सही जो 3.4 है उसकी प्रोबेबिलिटी है ना कि सिर्फ टी एटलीस्ट एक दफा अपेयर हो, तो मतलब उन 4 आउटकम्स में से सिर्फ ये टी अपेयर हो रहा है 3 दफा हो रहा है, तो मतलब 3/4 ये उसका आंसर है ना। हाँ, ये दूसरा भी निकाल सकते हैं। एक तो ये आपके पास तरीका है, दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप अगर इवेंट ई की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जितने भी आउटकम्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लें, ठीक है ना। यानी अब अगर ये इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे तो हर एक की प्रोबेबिलिटी आपको पता कितनी होगी। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के अंदर जितने भी आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये एक दूसरी अप्रोच है आपके पास। और ये आपके पास अब अगर ये आपके पास 4 आउटकम्स में से अगर किसी भी एक आउटकम की आप प्रोबेबिलिटी निकालें जो इक्वली लाइकली है तो वो क्या होगी 1/3। तो एच टी के अपीयर होने के चांसेस 1/3 हैं, टी एच के अपीयर होने के चांसेस 1/3 हैं, और टी टी के अपीयर होने के चांसेस 1/3 हैं आपके पास, सॉरी 1/4, क्योंकि 4 आउटकम्स है आपके पास। तो हर इवेंट के अपीयर होने के चांसेस 1/4, 1/4, 1/4 है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 3/4। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, एक और अप्रोच है। तो ये अप्रोच उस वक्त काम आप कर सकते हैं जब इक्वली लाइकली इवेंट्स हो और आपको आउटकम्स मालूम हो। बाज़ वक़्त ऐसा होता है आउटकम्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, आउटकम्स हमें मालूम नहीं होते, हमें ऑड मालूम होते हैं, तो फिर हम इस तरीके से प्रोबेबिलिटीज नहीं निकाल सकते। अगर ऑड हमें पता है तो फिर हम उसकी मदद से प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये समझ गए कि ऑड सर मुझे नहीं समझ में आई जी, मुझे ये समझ में नहीं आया जो एंड से आपने समझाया कुछ भी। कौन सा, ये वाला? नहीं, इसके शुरू से जो आपने ये वाला समझाया मुझे समझ में नहीं आया। ये ऑड वाला, ये वाला जी जी। इवेंट, पहले तो किसी इवेंट के ऑड को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। अगर कोई आपके पास इवेंट है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में इवेंट n है, ठीक है ना, और आपका जो इवेंट है उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स स्मॉल m है। तो m, पहले तो ये कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, स्मॉल m क्या, नंबर ऑफ आउटकम्स इन योर इवेंट e है, ठीक है। तो n माइनस m आपके पास क्या होंगे, ये वो आउटकम्स होंगे विच आर आउटसाइड e, ठीक है ना। जैसे ये डायग्राम में दिखाया, ये s से s के अंदर टोटल n आउटकम्स है और इनमें से m आउटकम्स e में है, तो e से बाहर आउटकम्स की तादाद कितनी होगी n माइनस m, ठीक है। तो अब जो ऑड है इन फेवर ऑफ e, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, जो आउटकम्स होते हैं e के उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं उन आउटकम से विच आर आउटसाइड e। जो नंबर ऑफ आउटकम्स इन e है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स आउटसाइड e से। बात समझ में आ रही है? यानी वो आउटकम जो ई में है वो ई के फेवरेबल आउटकम्स है, तो फेवरेबल आउटकम्स को हम डिवाइड कर देते हैं जो अनफेवरेबल आउटकम्स है। अनफेवरेबल आउटकम्स की तादाद कितनी होती है n माइनस m, और फेवरेबल आउटकम्स की तादाद कितनी m है। तो m, ये जो नंबर ऑफ आउटकम्स इन e है ये e को फेवर करते हैं, तो ये फेवरेबल आउटकम्स है, और जो e से आउटसाइड आउटकम है वो e को फेवर नहीं करते, तो ये नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स है। तो ऑड इन फेवर ऑफ e के फेवर में अगर ऑड हम बताएंगे तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, उसका फॉर्मूला ये है। किस तरह बताएंगे हम, m यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन e है या जो फेवरेबल आउटकम्स इन e है, इसकी रेशियो ले लेंगे जो नंबर ऑफ आउटकम्स आउटसाइड e n माइनस m से। तो ये जो है ऑड इन फेवर ऑफ e को निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना, m डिवाइडेड बाय n माइनस m। बात समझ आ रही है? तो अब जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दी कि अगर ये आपको गिवन है ऑड इन फेवर ऑफ e, ये 4 to 3, तो ये 4 आपके पास, यानी टोटल आउटकम्स अब कितने बन जाएंगे आपके पास, टोटल आउटकम्स किस तरह निकालेंगे आप, m और n माइनस m को अगर आप ऐड कर लेंगे तो n आ जाएगा, ठीक है ना। तो m और n माइनस m का जो सम है ना, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स n है।
तो 4 और 3 का जो सम है वो 7 है, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो अगर ये आपको ऑड दिए हुए इन फेवर ऑफ ये 4 to 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके बराबर होगी? 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। 4 जो कि फेवरेबल आउटकम्स इन ई है, इसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों रेशियो में जो नंबर है उनके सम से, तो ये 4/7 आ जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी। तो अगर ऑड आपको गिवन हो तो उससे आप प्रोबेबिलिटी इस तरह निकालते हैं। समझ गए बात? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? सर मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 7 है ना, जो आपने 4 + 3 किया। ये प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, ये ऑड गिवन है। ऑड प्रोबेबिलिटी नहीं है। ऑड जो है वो आपके पास प्रोपोर्शन है फेवरेबल आउटकम्स और नॉन फेवरेबल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये प्रोबेबिलिटी, इससे प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। ओके जी समझ में आ रही सर। बात? तो जी रिमेंबर, सर। ऑड इज नॉट प्रोबेबिलिटी। जिसे आप कहते हैं ना कि आपके पास होने के ऑड क्या है, तो आप वे करते, और जो आपके पास होने की जो फेवरेबल थिंग्स हैं उनको आप वे करते अगेंस्ट दोज फैक्टर्स विच आर अनफेवरेबल ऑफ योर पासिंग। तो आप दोनों को वे करते हैं, वे करके फिर आप ऑड निकालते हैं। तो अगर पास होने के चांसेस ज्यादा हैं तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स की जो तादाद है वो ज्यादा होगी। ठीक है? तो ऑड, रिमेंबर, ऑड इज नॉट प्रोबेबिलिटी। हाँ, ऑड से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑड से प्रोबेबिलिटी आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे? अगर आपको कोई इवेंट है और उसके ऑड आपको दिए हुए हैं, ये कोई इवेंट है ई और इसके ऑड आपको दिए हुए ए टू बी, ए रेशो बी या ए अपॉन बी, तो इससे जो इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी आप किस तरह मालूम करेंगे? ए को डिवाइड कर देंगे इन दोनों के सम से, ए अपॉन ए प्लस बी, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मिल जाएगी। बात क्लियर है या इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ गए ऑड क्या है? ऑड इन फेवर ऑफ ई क्या है? सर आपने उसके बाद जो वो इक्वली लाइकली वाला बताया, ऐड करने वाला, इसमें मैंने बताया कि अगर इवेंट ई आपके पास है और आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो एक अप्रोच और क्या है कि इवेंट ई के अंदर जितने भी आउटकम है आपके पास, आप इन सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेंगे तो आपको इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, अब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी अगर हम इस अप्रोच से निकालें तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी को ऐड कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी में। अब ये जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं ये हम किस तरह निकालेंगे? ये जो हमारी ओरिजिनल सैंपल स्पेस है ना, यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स थे? 4। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट्स हों तो किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप किस तरह निकालते हैं? आप 1 से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को डिवाइड कर देते हैं, 1/n, यहां से निकालते हैं। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला आपके पास, जिसकी मदद से आप किसी भी इक्वली लाइकली इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स n। तो अब अगर ये एस जो इक्वली लाइकली है, इसमें 4 आउटकम्स है, तो किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। एच एच की 1/4, एच टी की 1/4, टी एच की 1/4 और टी टी की 1/4। तो अब इवेंट ई में ये जो 3 आउटकम्स हैं, इन तीनों आउटकम्स की हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इनको ऐड कर देंगे तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी 3/4। सही है? क्लियर है ये बात या इसमें कोई प्रॉब्लम है? सर आप एक और एग्जांपल करवा दें, ये जो ये आपने वाला ऐड वाला करवाया है, ऑड वाला? नहीं अच्छा, जो तो ऐड करके जो आपने ये करवाया है अभी। अच्छा, ऐड करके फर्ज करेंगे आपके पास एस जो है वो ये है कि जिसमें आप 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो ये 1 1 से लेके 1 6 तक है आपके पास और 6 1 से लेके 6 6 तक। ये कितने आउटकम्स हैं? सर 36 होता है। 36। 36। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ये इसकी नोटेशन है, एन एस, और सिंपली आप इसको कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो कैपिटल एन या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस आपके पास 36 है। अब फर्ज करें ये इवेंट में आपको दे रहा हूं कि जो 2 नंबर अपियर हो रहे हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स appearing is less than 7। ये आपका इवेंट है कि अगर आप 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो उन दोनों डाइस के टॉप फेसेस पर जो नंबर अपियर हो रहे हैं उनका सम लेस देन 7 हो, 7 से कम हो। तो अब पहले तो आप मुझे बताएं इवेंट है में कौन कौन से आउटकम होंगे इस सैंपल स्पेस में, वो कौन कौन से आउटकम है जिसमें सम लेस देन 7 है? बताएं मुझे। 1 1 है क्या इसमें? सर 1 1 से लेके 1 5 तक हो जाएंगे। 1 1 हो गया, 1 2 हो गया आपके पास, 1 3 हो गया आपके पास, 1 4 हो गया आपके पास,
और 1.5 हो गया। 1.6 नहीं हुआ क्योंकि वो सम 7 है, हम चाहते हैं सम 7 से कम हो। 1.6 हो गया, फिर 2 में 2.1 हो जाएगा आपके पास। सर 2.4 तक। 2.1 से 2.2, फिर 2.3 और फिर आपके पास जो है वो 2.4, 2.5 नहीं होगा, फिर 3 में कौन से होंगे आपके पास? सर 3.1 से लेके 3.3 तक। 3.1, 3.2, 3.3 सर 15/36 आई गेस। और फिर 4 में आपके पास कौन से हो जाएंगे? 4.1, 4.2, फिर 5 में 5.1, 6.1 नहीं होगा क्योंकि उसका सम 7 है। तो अब ये जो एस में आपके पास 36 आउटकम्स थे, किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/36। 1/36। तो अब ए जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, तो अब इसमें कितने आउटकम्स हैं? अगर काउंट करें 1 2 सर 3 4 5 15/36 है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हर एक की 1/36 है। तो हम तमाम की प्रोबेबिलिटीज को जमा कर लेंगे, 1/36 प्लस 1/36, ये 15 टाइम्स ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा ये 15/36। समझ में आ रही बात? यानी ओके सर। मतलब अगर चले आप इसको इस तरह, यानी अब इस अप्रोच से आप देख लेंगे इससे निकालना काफी कम्बरसम हो जाएगा ना, क्योंकि आउटकम्स अगर बहुत ज्यादा है। तो ये एक अप्रोच है हमारे पास, लेकिन ये हम इसके बजाय हर वक्त इसको यूज नहीं करते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी दैट 1 अपीयर, 1 अपीयर हो, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट 1 अपीयर, ये इनको ऐड करेंगे अप टू प्रोबेबिलिटी दैट 5 अपीयर। ये तमाम की प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हर इंडिविजुअल आउटकम की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है? 1/36। तो ये 1/36 अपॉन प्लस 1/36 ये ऐड होगा। ये कितनी दफा ऐड होगा? क्योंकि 15 आउटकम से ए में, तो ये 15 टाइम्स ऐड होगा। तो इस तरह ये हो जाएगा 15/36। समझ में आ रही बात? यस सर। तो ये जो है, मैं पहले आपको जो है एक जनरल प्रोबेबिलिटी का मैं आपको बता रहा हूँ आइडिया कि किस तरीके से हम निकालते हैं। बाकी अभी हम इसके फॉर्मूले वगैरह जो है वो फिर अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप ये समझ लें, फिर फॉर्मूले को जनरलाइज कर लेंगे। तो ये समझ गया कि ऑड इन फेवर ऑफ ई जो है आपके पास वो क्या था? ऑड इन फेवर ऑफ ई किस तरह निकालते हैं? जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई है आपके पास, यानी एम, इसकी रेशो लेते हैं नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स टू, यानी n माइनस m, ठीक है ना। तो याद रखें दिस ऑड इज नॉट प्रोबेबिलिटी, तो ये m अपॉन n माइनस m है। हाँ, इससे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो ऑड अगेंस्ट ई होंगे, ऑड, एक तो ऑड इन फेवर ऑफ ई है और ऑड अगेंस्ट ई, तो इसमें क्या करेंगे? जस्ट ये जो ऊपर वाले ऑड है ना, इसको पलट देंगे। मतलब ऑड अगेंस्ट में जो पहले नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम है, हम उनको लेंगे, उनकी रेशियो लेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के साथ। यानी ये जो आपके पास है सर ये इनवर्स ले लेंगे ना हम लोग। हाँ, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये होगा n माइनस एम ओवर m। यानी अगर ऑड इन फेवर आपने लेने हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो ऊपर आएंगे न्यूमरेटर में, और जो अनफेवरेबल आउटकम्स है वो डिनोमिनेटर में आएंगे। लेकिन अगर ऑड अगेंस्ट इन ई लेने हैं तो फिर जो अगेंस्ट का मतलब है जो नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स होंगे आपके पास वो न्यूमरेटर में होंगे, और जो फेवरेबल आउटकम है आपके पास वो डिनोमिनेटर में होंगे। सर तो फिर इनकी प्रोबेबिलिटी भी फिर वो हो जाएगी जैसे आप ऐड कर देते थे, अगर नहीं, ऑड फेवर दिया होता था। फेवर फेवर के लिए आपका तरीकेकार अलग है। अगर अगेंस्ट से आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो किस तरह निकालेंगे? सर 1 माइनस m अपॉन n माइनस जो m। आपके पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना m, उसको आप डिवाइड कर देंगे इन दोनों के सम से, यानी m डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस m, जो कि जस्ट n होगा आपके पास, ठीक है। तो जैसे अगर फर्ज करें कि ऑड इन फेवर ऑफ ई आपको गिवन है,
ऑड इन फेवर ऑफ ई, ये आपको गिवन है 3 to 5, तो ऑड अगेंस्ट ई क्या होंगे? इसका सर फिर रेसिप्रोकल 5 सर 8 आपको अपॉन 3 हो जाएगा सर। 5/3 हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर ये जो ऑड इन फेवर ऑफ ई है, अगर आप इसको यूज करके अगर आप प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो किस तरह लिखेंगे? क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? प्रोबेबिलिटी दैट सर ई 3 अपॉन 8। 3/3 + 5 यानी 3/8, ठीक है ना। और अगर आप ये जो ऑड अगेंस्ट ई है इसको यूज करके अगर आप प्रोबेबिलिटी लिखते हैं ना सर तो तो आप 5 अपॉन 8। तो इसमें ये नहीं करेंगे कि आप ये ऊपर वाले 5 डिवाइडेड बाय 5 + 3, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ये किस तरह करेंगे? ये जो नीचे है ना, ये फेवरेबल आउटकम है, तो 3 इसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों के सम से, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/8। जैसे अगर फर्ज करें मैं आपको देता हूं ऑड अगेंस्ट इवेंट ए, आपके पास है 11 to 5 ऑड अगेंस्ट इवेंट ए, तो आप मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? 11/16 होगी क्या? बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? 11/16 ही होगी आई गेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास मुझे बताएं 11/5 है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है आपके पास वो 11/16 है आपके पास, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है आपके पास वो 5/11 है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है आपके पास वो 5/16 है। कौन सी सही है इसमें? सर 11/16 आई गेस। 11/16, हाँ भाई सही है, सही बता रही हैं। नहीं सर, एक सेकंड। अगेंस्ट में ये जो 5 है ना, ये अच्छा ओ ये 5 डिवाइड होगा इनके सम से ना, तो ये सही है 5/16, ठीक है। ये अगेंस्ट में है, फेवर में नहीं है। तो सर एम आपने किसको लिया, मुझे कैसे पता लगी एम ये के बात? अंदर, अगेंस्ट के अंदर एम जो होगा डिनोमिनेटर में होगा ना, एम 5 है, ये बताया। तो यहाँ पे अगर आपके पास अगर अगेंस्ट है तो इसमें एम जो जो फेवरेबल आउटकम्स है ना वो डिनोमिनेटर में, तो एम इसको डिवाइड कर देंगे सम से। और अगर फेवर में है तो फिर जो फेवरेबल आउटकम्स है आपके पास वो न्यूमरेटर में, तो फिर इसको डिवाइड कर देंगे सम से, ठीक है ना। क्लियर है बात, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? सर सर एक थोड़ा सा और है, एग्जांपल कंफ्यूजन करा है दें, सर। हाँ, एक और एग्जांपल करा दें। एक और एग्जाम्पल। अच्छा, अब फर्ज करें कि मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक सैंपल स्पेस है और उसके अंदर जो है आपके पास सर अगर हम लोग 1 में से माइनस कर दें फेवर की प्रोबेबिलिटी को, तो ऑटोमेटिकली अगेंस्ट की नहीं आ जाएगी? हम अगेंस्ट की थोड़ी निकालना चाह रहे हैं, हम तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं ना। ऑड दिए हुए अगेंस्ट, उस अगेंस्ट ऑड से हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। उस प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट के अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे। समझ में आ रही बात? उस इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, लेकिन जो ऑड हमें दिए हुए उसके फेवर में नहीं दिए हुए, उसके अगेंस्ट दिए हुए। तो ऑड सर अगर तो मैं ये फेवर, बोल रहा हूँ कि अगर ऑड की जो फेवर की प्रोबेबिलिटी है, अगर हम उसे 1 में से माइनस कर दें, तो ऑड की अगेंस्ट की इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं आ जाएगी? तो अगेंस्ट की आए, वो तो इवेंट के अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी आएगी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है ना। अच्छा वो कॉम्प्लीमेंट रूल लगता है, तो वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, वो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अब फर्ज करें जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है होंडा कार आप बाय करते हैं, या आप टोयोटा कार बाय करते हैं, या सुजुकी कार बाय करते हैं, ठीक है ना। ये आपकी जो सैंपल स्पेस है सुजुकी, ये S2 हो जाएंगे, तो इसको चले Z ले लें। तो ये आप 3 कार्स को बाय करना चाहते हैं, तो अब इनकी जो प्रोबेबिलिटीज आपको बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग ए होंडा कार is twice the probability of buying a Toyota car, or probability of buying a Toyota car is twice the probability of buying a Suzuki car। ये आपको डेटा दे रहा है। सवाल समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है? तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि फाइंड द ऑड
in favor of buying Toyota car. ठीक है ना, ये आपका पहला पार्ट है. दूसरा पार्ट है फाइंड द ऑड अगेंस्ट बाइंग ए होंडा कार. ये आपने करना है सॉल्व. ये दो पार्ट समझ गए ना क्या करना है? तो बताया मुझे, आप सॉल्व करें इसे. आप ये सैंपल स्पेस, आप होंडा, टोयोटा या सुजुकी कार बाय करना चाहते हैं तो ये आपकी सैंपल स्पेस है. जो ये कि आप होंडा कार बाय करें, टोयोटा कार बाय करें या सुजुकी कार बाय करें, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी से बाय करने की वो आपको गिवन है कि होंडा कार बाय करने की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग टोयोटा कार एंड टोयोटा कार. सर प्रोबेबिलिटी ऑफ होंडा जो है वो आपकी 2x होगी. इसमें आप सबसे पहले आप क्या ले लेंगे? आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टोयोटा कार सपोज कर लें. ये तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, सपोज x ले लेता हूं. ठीक है ना. तो देन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास होंडा कार है बाय करने की, वो आपके पास कितनी आ जाएगी? ये क्योंकि ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोयोटा कार है ना, तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी? 2x. अच्छा, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग सुजुकी कार है वो आपके पास कितनी है? इसका जो ट्वाइस है वो बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ t के ना. तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजुकी कार है z, वो आपके पास कितनी आ जाएगी? हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग टोयोटा कार. इसको इन टर्म्स ऑफ pt लिख रहा हूँ क्योंकि उसको मैंने x लिया है. तो यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ x. ठीक है ना. तो अब ये तीनों प्रोबेबिलिटीज आपके यानी एच टी और जेड के इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गई. तो अब आपको पता ये अनइक्वली लाइकली इवेंट्स है ना, तो इसलिए हमने इस तरह, हमें पता जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है वो आपके पास क्या होगी? सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है. तो अब सैंपल स्पेस में 3 आउटकम्स है कि आप होंडा कार बाय करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग टोयोटा कार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग सुजुकी कार, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा? 1 होगा. अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो पी एच आपके पास है 2x, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी है ये आपके पास कितना है? डेट इज x, और प्रोबेबिलिटी ऑफ z आपके पास कितना है? डेट इज हाफ x. तो इसको सॉल्व करके x निकालें. क्या आएगा x? बताएं मुझे. 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 2. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को तो 7x आपके पास आ गया 2. तो x आपके पास कितना आ गया? 2/7. ठीक है. तो अब x आपने सपोज किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ t, तो आपको इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टोयोटा कार मिल गई, डेट इज x. ये आपके पास है 2/7. और फिर जो आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ होंडा कार, ये आपके पास जो है ये आपके पास कितनी थी? डेट इज 2x. तो x की जगह 2/7 रखेंगे तो ये 4/7 हो जाएगी. और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजुकी कार ये हाफ x था. हाफ x, x की जगह 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये जस्ट आ जाएगा 1/7. ये इस तरह होंगे कि इन तीनों का सम 1 होगा. ठीक है. तो अब मैंने आपसे पहले क्या मालूम, ये समझ गए ना प्रोबेबिलिटीज किस तरह आ गई, या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये समझ गए? क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है. अब आ जाए, अब फाइंड द ऑड इन फेवर ऑफ बाइंग ए टोयोटा कार. तो जो टोयोटा कार की आपके पास प्रोबेबिलिटी है, इससे आप इसके ऑड लिख सकते हैं. ऑड से आप प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं और प्रोबेबिलिटी से आप ऑड लिख सकते हैं. तो ये आपके पास है 2/7. तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग टोयोटा कार है. तो ऑड अगेंस्ट टी क्या होंगे? ऑड अगेंस्ट टी है ना. फाइंड दी ऑड इन फेवर ऑफ बाइंग टोयोटा कार. ऑड इन फेवर ऑफ, तो ऑड इन फेवर ऑफ बाइंग टोयोटा कार क्या होंगे? बताएं मुझे प्रोबेबिलिटी से. अगर मैं लिख दूं, ये आपके पास होंगे 2 to 5. सही है. सही है ना. किस तरह लिखते हैं? क्या होता है इसका फॉर्मूला? m डिवाइडेड बाय
n माइनस m, तो m इसमें 2 है, n 7 है, तो n माइनस m 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, तो ऑड इन फेवर ऑफ t आ जाएंगे 2 to 5। और अगर मैं यहीं से लिखना चाहूं ऑड अगेंस्ट t, तो वो क्या होंगे? अगर ऑड अगेंस्ट t आप लिखना चाहें तो इसमें जो नॉन फेवरेबल है n माइनस m, उनको हम ऊपर रखते हैं n माइनस m, और फिर इसकी रेशियो ले लेते हैं m के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास n माइनस m जो है वो आपके पास क्योंकि 5 है, ये ऑड अगेंस्ट t होगा 5 to 2, यानी इसका रेसिप्रोकल होगा जो ऑड इन फेवर है। क्लियर है बात, या किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो समझ गए आप प्रोबेबिलिटी से आप ऑड किस तरह लिखोगे। ऑड से आप प्रोबेबिलिटीज लिख सकते हैं, ऑड से आप प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से आप ऑड फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने रेशियोज निकाले हैं, ये मतलब ये प्रोबेबिलिटीज तो नहीं है ना? प्रोबेबिलिटीज नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज नहीं है। रिमेंबर, ऑड्स आर नॉट प्रोबेबिलिटीज, ऑड्स आर रिलेटिव कंपैरिजन, ठीक है। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है आपके पास, ये बताएं मुझे, फाइंड द ऑड अगेंस्ट बाइंग ए होंडा कार। तो अब इसके लिए जो होंडा कार की प्रोबेबिलिटी है वो आप यूज करेंगे। ये होंडा कार बाय करने की प्रोबेबिलिटी 4/7 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग होंडा कार इज 4/7। तो आप मुझे बताएं इससे ऑड सर अगेंस्ट एच क्या होंगे? 4:3। ऑड अगेंस्ट एच, अगेंस्ट फेवर नहीं कह रहा। अच्छा सर, अगेंस्ट, सर ये हो जाएगा 7 में से सर 4 n माइनस m अपॉन n हो जाएगा हाँ, तो सर 3/4, 3:4। 3/4 समझ में आ रही बात? यानी ये जो 7 है, इसमें से 4 माइनस करके इस 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो अगेंस्ट का फॉर्मूला होता है ना, वो आपके पास क्या होता है, n माइनस m डिवाइडेड बाय m। ये आपके पास जो है ये m है, और ये जो है आपके पास ये n है, ये आपके पास जो है n है, ठीक है ना। तो n माइनस m क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 और डिवाइडेड बाय m, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4, ठीक है। क्लियर है ये बात है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? और सर अगर इसकी प्रोबेबिलिटी अगर लिखनी हो तो फिर वो 3/7 हो जाएगी ना? हाँ, अगर आप ऑड से प्रोबेबिलिटी लिखना चाहेंगे तो आप ये देखेंगे ऑड कौन सा है, ऑड इन फेवर है या ऑड अगेंस्ट है। अगर आप अगेंस्ट की सर अगर बात करें तो सर तो 3/7। ऑड इन फेवर आपको दिया हुआ है किसी इवेंट ए का, लेट से वो है a/b, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इससे किस तरह लिखेंगे? अब फेवर में है ना, तो ये जो ऊपर है आपके पास फेवरेबल आउटकम है, तो ए को डिवाइड कर देंगे इन दोनों के सम से, a डिवाइडेड बाय a प्लस b। और अगर ऑड अगेंस्ट आपके पास अगेंस्ट a है, ये अगर आपको लेट से दिया हुआ C/D, तो फिर इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप किस तरह लिखेंगे? अब ये अगेंस्ट है, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में ना ये फेवरेबल है, तो इसको ऊपर रखेंगे, डी को डिवाइड कर देंगे इनके सम से, डी डिवाइडेड बाय C प्लस D। सही है सर, समझ गया। क्लियर है बात? सही है। तकरीबन 10 मिनट के बाद आ जाओ, ठीक है। सही है सर। कितनी देर का ब्रेक है? 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट के बाद आ जाओ, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर, Yes, sir. क्लियर। सर अगर ये जो होंडा वाला है, अगर ये अगेंस्ट होता तो वो जैसे अगेंस्ट दिया हुआ है आपने, अगर ये फॉर में मतलब फेवर में होता तो 4/3 हो जाती ना इसकी। आपके पास क्या आता फिर? m ऊपर आता 4 और n माइनस m नीचे आता, तो ये आपके पास क्या होता? 4 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 यानी 4/3। 4/3 सही है। ठीक है, तो अब देखें, अब आ जाए, अब ये जो प्रोबेबिलिटीज जो है ना, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो 3 अप्रोचेस से हम जो है प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं। सर आप ब्रेक नहीं देंगे? चलिए ब्रेक मैं आपको देता हूँ। तो ये आपके पास जो है 2:10 हो रहे हैं, 11 मिनट हो रहे हैं। मैं आपको 25 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है। सर सर आधे घंटे का 2:35 दे दो ना पूरा।